हेलो एवरीवन, एजुकेशन पर्पस चैनल से मैं राजू आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज दोस्तों हम मॉडर्न हिस्ट्री के सिलेबस जो कि आपको सेमेस्टर 6 हिस्ट्री ऑनर्स के पेपर DSC 3 में पढ़नी है उसको जो है आगे कंटिन्यू रखने जा रहे हैं। तो आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे, ये टॉपिक है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 के नाम से भी हम जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जो है हम लोग आगे जारी रखेंगे। जारी रखने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि इस वीडियो को आप बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में पढ़ने वाले हैं। और ये टॉपिक जो है थोड़ा कठिन होता है, समझना बहुत कठिन होता है, लेकिन हमारे चैनल पे कोई भी चीज कठिन नहीं है, बस शर्ते कि आपको पूरी वीडियो जो है आपको देखनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाना चाहूंगा जो आपके लिए मैंने एक पेज अलग से क्रिएट किया है। यहां पे मैं आपको समझाऊंगा पहले कि 1919 अधिनियम जो आया, जिसे भारत शासन अधिनियम कहते हैं, तो ये अधिनियम 1919 में आया। आखिर क्यों आया, इसके पीछे की कारण समझते हैं। देखो दोस्तों, पुस्तकों में या किताबों में तो सिंपल सी बात है, लिखा हुआ है भारत सरकार अधिनियम क्या है नहीं है। अगर मैं उसे सीधा बता दूं आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं ना पहले, जिस तरीका से क्यों, इसके पीछे क्या क्या कारण रहे। तो दोस्तों देखिए कि भारत जो शासन अधिनियम है, इससे पहले 1909 में एक वीडियो जो है इससे रिलेटेड, इससे पहले भी आपको उपलब्ध करवाया गया है। 1909 ईस्वी में जो है दोस्तों क्या आया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम आया था, और जिसके बहुत सारे दुर्गुण थे। दुर्गुण कहने का मतलब है दोस्तों कि बहुत सारे जो है डिमेरिट्स थे, जो कि भारत देश के लोगों के लिए, भारतवासियों के लिए जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है अच्छे नहीं थे। और यही कारण रहा कि इससे जो है भारतीयों को काफी ज्यादा संतुष्ट होना पड़ा। यानी कि 1909 का जो अधिनियम आया था दोस्तों, वो भारत के लोगों को संतुष्ट करने में असमर्थ रहा था। इसके अलावा दोस्तों इसका सबसे बड़ा एक और भी कारण था कि इसमें जो है मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था। कहने का मतलब है मुस्लिमों के लिए एक अलग से चुनाव क्षेत्र दे दिया गया था। तो इससे कहीं ना कहीं जो है दोस्तों सांप्रदायिकता जो है फैली थी। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा भी एक कारण आप देख सकते हैं कि जो लखनऊ समझौता था, 1916 में एक लखनऊ समझौता हुआ था दोस्तों। जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस जो है दो दलों में बंट चुकी थी। यदि आप इतिहास के स्टूडेंट्स हैं तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो गरम दल और नरम दल दो दलों में बंट चुकी थी। लेकिन जो 1916 का लखनऊ समझौता हुआ था, उसमें क्या हुआ था दोस्तों, ये जो नरम दल और गरम दल थे वे दोनों फिर से आपस में जुड़ गए थे। और इसके साथ जो है ऐसा जुड़ने के बाद जो है कांग्रेस की स्थिति जो है क्या हो चुकी थी, मजबूत हो चुकी थी। अब जो है कांग्रेस की स्थिति मजबूत हो गई, और इसके साथ साथ इसकी मजबूती में एक योगदान मुस्लिम लीग ने दिया। मुस्लिम लीग भी अब चाहता था कि हम जो है कांग्रेस से मिलकर रहे और भारत देश को आजाद करने में, इसको स्वशासन दिलाने में, खुद का राज दिलाने में मैं आपका मदद करूंगा, ऐसा मुस्लिम लीग ने कहा। तो अब दोस्तों लखनऊ समझौता के बाद जो है गरम दल, नरम दल और मुस्लिम लीग एक हो गए, जिसके बाद जो है कांग्रेस की स्थिति जो है बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। और दोस्तों इसी मजबूती से जो है अंग्रेज डरने लगे कि कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि भारतवासी अब हमारा क्या करेंगे, विरोध करेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों नीचे एक पॉइंट और है, देखिए प्रथम विश्व युद्ध। जी हां दोस्तों, आपको पता होगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था, सन 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, 1914 से 1918 तक हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध में कहीं ना कहीं जो है ये भी एक कारण बना। क्यों कारण बना कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था दोस्तों, तो ब्रिटेन यानी अंग्रेज हम कह सकते हैं, ब्रिटेन ने क्या किया था, कांग्रेस से हेल्प लिया था और कहा था कि यदि कांग्रेस या फिर भारतीय जो है यदि हमारा साथ देते हैं प्रथम विश्व युद्ध में, तो हम क्या करेंगे, यदि ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो इस युद्ध के समाप्ति के बाद जो है हम आपको स्वराज दे देंगे। और इसी स्वराज की उम्मीद से, मतलब खुद का शासन, स्व मतलब खुद, राज मतलब शासन, तो खुद का शासन होगा भारतीयों का, भारत में अपना शासन होगा। और यही लालच देकर, यही उम्मीद देकर जो है ब्रिटेन ने कांग्रेसों का साथ लिया था, यानी कांग्रेस ने ब्रिटेन का साथ दिया प्रथम विश्व युद्ध में। ठीक है, उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन, एक होम रूल लीग बना था दोस्तों, जिसमें दो नाम आपको याद रखना है, बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट। ये दोनों ने मिलकर क्या किया था, होम रूल लीग जो है स्थापना की थी। दोनों अलग अलग जगह से आंदोलन कर रहे थे, लेकिन जो है दोस्तों इस प्रकार से जब आंदोलन किया गया इन दोनों के द्वारा, तब भारत देश में राष्ट्र चेतना जगाने का एक बहुत बड़ा अथक प्रयास किया गया था। जिसके बाद जो है भारत देश के हर एक नागरिकों के तक, हर एक वासियों तक जो है दोस्तों ये उम्मीद जगाई जा रही थी, रोशनी जगाई जा रही थी कि हम जो है अंग्रेजों से लड़ सकते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ जो है जाकर जो है अपना स्वशासन, अपना होम रूल जो है चला सकते हैं। और यही ना कहीं ये भी एक कारण बना। और जो है दोस्तों गांधी जी की राजनीति में आना, गांधी जी भी अब क्या कर चुके थे, अफ्रीका से जो है आ चुके थे। उन्होंने अफ्रीका में भी बहुत सारे आंदोलन का नेतृत्व किया था। अब ये भारत देश में और पूर्ण तरीके से जो है इन्होंने राजनीति में हिस्सा लिया। और इस तरीका से जो चीजें होने लगी उसके बाद जो है कहीं ना कहीं अंग्रेजों को मुसीबत
के सामने जो है, इनको लगा कि हमारे सामने मुसीबत आन पड़ी है, मुसीबत खड़ी है, कहने का मतलब है मजबूरन जो है उन्हें नियमों में परिवर्तन करना पड़ा। कौन कौन सी मुसीबत थी दोस्तों? देखिए, इन्हें तो पता चल गया था ना कि भारत के लोग जो हैं अब हमसे संतुष्ट नहीं हैं, कहीं ना कहीं भारतीय अब हमारा विरोध कर रहे हैं। मुस्लिमों को अलग प्रांत दिए थे तो हिंदू मुस्लिम जो है अब अलग अलग हुए थे, लेकिन फिर से मुस्लिम लीग जो है एक साथ हो गई। प्रथम विश्व युद्ध में इसने जो है बोला था कि हम जो है भारत को स्वराज देंगे, लेकिन ऐसा नहीं किया। होम रूल लीग में जो है देखा कि बहुत सारे राष्ट्र चेतना यहाँ के लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, तो इससे जो है अंग्रेजों को डर पैदा हो गया कि कहीं ना कहीं अब जो है हमारी शासन जो है, हमारी जो शक्ति है जो भारत देश के ऊपर है, वो उखाड़ कर फेंक दी जाएगी। और इसी डर से जो है दोस्तों अब इन्हें करना क्या था, अब ये चाहते थे कि अब हम जो है भारत में जो नियम चला रहे हैं, जो नियम कानून लाए हैं, उसमें बदलाव करने की ज़रूरत है। और इसीलिए जो है दोस्तों 1919 में जो है क्या आता है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 आता है, जिसे हम भारत शासन अधिनियम के नाम से जानते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इससे पहले मॉन्टेग्यू जो है, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं आप। यहाँ पे मॉन्टेग्यू जो थे दोस्तों, उसमें भारत सचिव थे। अब भारत सचिव कौन होता है ये भी आपको पहले से भी पता होना चाहिए दोस्तों। पहले ब्रिटिश क्राउन होते हैं, और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत जो है दोस्तों ब्रिटिश की एक संसद होती है, और ब्रिटिश संसद का जो सबसे मेन व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा पद रखने वाला व्यक्ति होता है, जो सबसे बड़ा आदमी कह सकते हैं, वो भारत सचिव होता है। जो ब्रिटिश संसद में जो भी निर्णय लिए जाने हैं किसके लिए, भारत के लिए, वो क्या करेगी, भारत सचिव जो है पहुंचाएगी, भारत सचिव घोषणा करेगी। तो उस समय जो है दोस्तों मॉन्टेग्यू यहाँ का भारत सचिव था, तो मॉन्टेग्यू ने जो है घोषणा कर दी। और इसने क्या घोषणा कर दी दोस्तों, इसने मूल रूप से यदि हम कहें तो मॉन्टेग्यू घोषणा जो थी वो उन्होंने घोषणा कर दी कि अब भारत जो है, भारत को स्वशासन की छूट दी जाएगी, यानी सेल्फ डोमिनियन स्टेट जो है भारत देश को बना दिया जाएगा, ऐसी घोषणा इसने कर दी। देखिए दोस्तों, कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, मॉन्टेग्यू घोषणा अलग है। मॉन्टेग्यू घोषणा जो हुई थी 20 अगस्त 1917 को हुई थी, ध्यान दीजिएगा, 20 अगस्त 1917 को हुई थी। एक नंबर के क्वेश्चन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो 1917 में इन्होंने वहीं से घोषणा कर दी कि हम जो है इंडिया के लिए ये काम करेंगे। और उसके बाद जो है ये वहां से उठकर, कहां से, इंग्लैंड से उठकर, क्योंकि जो है दोस्तों भारत सचिव कहां रहते थे, इंग्लैंड में रहते थे। तो ये इंग्लैंड से उठकर कहां आया, ये इंग्लैंड से उठकर भारत आया। और भारत के किस जगह पर आया ये भी याद रख लीजिए दोस्तों, क्योंकि मैं हूं ना पॉइंट टू पॉइंट समझाना पसंद करता हूं। ये शिमला आए थे, और शिमला में जो है दोस्तों भारत सचिव कौन, मॉन्टेग्यू। और उस समय भारत का वायसराय कौन, चेम्सफोर्ड, ये भी नाम याद रखिएगा। तो मॉन्टेग्यू और उस समय चेम्सफोर्ड, और चेम्सफोर्ड की टीम, इसकी जो परिषद थी, वे सभी मिलकर जो है एक मीटिंग करते हैं, और उसमें निर्णय लिया जाता है, और उसका निर्णय एक परिणाम के रूप में निकलता है, और उसमें जो है एक नियम आता है, और इस नियम को ही कहा गया भारत शासन अधिनियम 1919 या मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919। कहीं को दिक्कत दोस्तों, तो मॉन्टेग्यू घोषणा अलग है, इन्होंने जो घोषणा किया कि स्वशासन की छूट दी जाएगी, ठीक है, अलाउंस किया, वो चीजें अलग ही। उसके बाद जो अधिनियम लाया, नियम, वो चीजें अलग हैं। क्लियर? थोड़ा सा टाइम लगा, कंज्यूमिंग था, टाइम कंज्यूमिंग, लेकिन हम सोचे कि दोस्तों ये बताना आपको बहुत जरूरी है, ताकि आगे जो चीजें अभी आप समझेंगे आपके लिए बहुत इजी होने वाली है, गारंटी है दोस्तों, क्योंकि मैं हर एक वीडियो में गारंटी लेता हूं और उसको जो है पूरा करने की कोशिश भी करता हूं। और यदि आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं दोस्तों, हम एकदम बेफिक्र रहें, सभी दिक्कतों का सामना करेंगे, मिलकर करेंगे, और उसका हल भी निकालेंगे, मिलकर निकालेंगे। और इसके बाद दोस्तों इसी के अंदर जो है आपको द्वैध शासन पढ़ना है। क्या पढ़ना है दोस्तों? द्वैध शासन पढ़ना है। और ये एक द्वैध शासन प्रणाली थी जो इस अधिनियम में कही गई थी। तो ये थोड़ा सा अलग पॉइंट है, लेकिन इसमें जब इसके प्रावधान में पढ़ेंगे तो आपको पढ़ाया जाएगा, आप टेंशन ना ले। तो चलिए दोस्तों, अब हमारा ओरिजिनली में आपको लिखना क्या है वो समझिए। तो लिखना वही है जो आप पहले समझ चुके हैं, आसान सी बात है ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के कौन कौन से कारण थे? तो सिंपल सी बात है, 1919 में एक जो नई सरकार थी उसने एक नया अधिनियम लाया, नियम लाया, क्योंकि भारत देश में जो नियम आया नहीं उसको लाना पड़ा, क्योंकि यहाँ के लोगों को समझ में आ रहा था कि अब हम विरोध करेंगे, और यहाँ के वायसराय को और यहाँ भारत सचिव को भी समझ में आ गया था कि हमारा विरोध होने वाला है। इसलिए उन्होंने एक नियम या अधिनियम लाया जिसका नाम पड़ा दोस्तों मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और जो है दोस्तों उस समय चेम्सफोर्ड वहाँ का भारत देश का वायसराय था और मॉन्टेग्यू सचिव था। तो सचिव ऊपर होता है ना, तो मॉन्टेग्यू पहले बोलेंगे, चेम्सफोर्ड बाद में। और एक नियम था, एक्ट था, इसलिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कब आया? 1919 में। कहीं को दिक्कत नहीं है।
चलिए दोस्तों, उसके बाद क्या है, आपको लिखना है कि मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम जो आया या भारत शासन अधिनियम 1919 जो आया उसके कौन कौन से कारण थे। तो सबसे पहला कारण है दोस्तों मार्ले मिंटो अधिनियम के प्रति असंतोष, जो अभी आपको मैंने पहले स्ट्रक्चर में बताया था, बस वही आपको यहाँ पे लिख देना है कि मार्ले मिंटो अधिनियम 1919 जो इससे पहले आया था उससे कहीं ना कहीं भारत देश के लोग अपेक्षा रखते थे, लेकिन वो अपेक्षा जो है पूरा नहीं हुआ। भारतीयों को घोर निराशा हुई। भारत चाहते थे, भारत के लोग चाहते थे कि हमें स्वशासन मिले, हमें अपना शासन करने का मौका मिले, लेकिन ये ऐसा चीज जो है इस अधिनियम ने 1909 अधिनियम में नहीं लाया गया था। इसके कारण यहाँ के लोग असंतोष भरे चीजों से असंतोष की भावना यहाँ पे जागृत हुई। उसके बाद जो है दोस्तों देखते देखते जो है यहाँ के लोगों को संतुष्ट करने के लिए जो है दोस्तों क्या लाया गया, 1919 अधिनियम का जरूरत पड़ा। ठीक है, अब प्रथम विश्व युद्ध का प्रभाव, ये भी आपको पहले से समझाया है मैंने। प्रथम विश्व युद्ध में भारत की राजनीति का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा था। कैसे, अंग्रेज सरकार जो है मतभेद होते हुए भी अंग्रेजी सरकार ने क्या चाहा कि अंग्रेज सरकार चाहते थे कि भारत देश हमारा क्या करे, हेल्प करे। तो भारत देश जो है इसका हेल्प किया और उन्होंने इसको विश्वास दिलाया कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात आपको स्वायत्त शासन दे देंगे, मतलब खुद का शासन दे देंगे, होम रूल दे देंगे, सेल्फ गवर्नमेंट आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से जो है उन्होंने दिया। तो भारत देश की कांग्रेस उस समय थी ना, 1885 में थी, स्थापना हो चुकी थी। तो उसके बाद अभी भी तो कांग्रेस थी ना, तो शासन कौन चला रही थी, कांग्रेस की पार्टी थी। तो कांग्रेस ने जो है एक प्रकार से इसका सहयोग दिया, लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज का विरुद्ध किया, मतलब अंग्रेजों जो है इसके विरुद्ध हो गए, उन्होंने इसके साथ छल किया और कहीं ना कहीं जो है दोस्तों इससे क्या हुआ, भारत देश के लोग उग्र रूप लेने लगे और जो है होने लगा क्रांतिकारी आंदोलन। तो तीसरा पॉइंट आप बनाएंगे दोस्तों, इसके कारण में क्या बनाएंगे, क्रांतिकारी आंदोलन। 1909 से असंतुष्ट हुए, फिर प्रथम विश्व युद्ध में साथ दिया, लेकिन स्वशासन इन लोगों को मिला नहीं जैसा कि प्रॉमिस किया गया था। तो अब होंगे क्रांतिकारी आंदोलन। तो यहां पे लिखेंगे दोस्तों कि 1909 के अधिनियम से भी और 1900 जो भी ये जो सारी चीजें थी उसके कारण भी भारत में असंतोष फैलने लगा, जिसके बाद जो है उग्रवादी क्रांतिकारी जो है अब फैलने लगे और जो है इन्होंने बम फेंकना, बारूद फेंकना, विदेशों में जाकर जो है आंदोलन करना, अलग अलग अड्डे बनाना, ग्रुप बनाना, सरकार को गिराने का कोशिश करना, ये सब सारी चीजें होने लगी। और इस आतंकवाद से अंग्रेजी सरकार जो है डर चुकी थी और इसी कारण से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए, भारतीयों को संतुष्ट करने के उद्देश्य से 1919 अधिनियम जो है लाया गया। अब जो है देखेंगे दोस्तों उदारवादी व उग्रवादी में समझौता। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वही चीज है कि यहाँ पे पहले हम लोगों ने देखा था कि उस समय जिस समय 1907 का सूरत अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस के जो सदस्य थे वो दो तरीके से बट चुके थे, एक था उदारवादी और एक था उग्रवादी, एक था नरम दल और एक था दोस्तों गरम दल। और यही चीजें जो है, इसी चीज का जो है फायदा किसने उठाया था, इस चीज का फायदा उठाया था अंग्रेजों ने। लेकिन बाद में जो है एनी बेसेंट ने इस चीज को भांपा कि कांग्रेस को फिर से एक करने की जरूरत है और इसको लास्ट में सफलता मिली 1916 में। ठीक है दोस्तों, तो 1916 में फिर से इन्होंने जो है इसको एक कर दिया। अब देखेंगे दोस्तों लखनऊ समझौता जो कि 1916 में ही आया था, इसके बारे में भी मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था कि 1909 अधिनियम ने हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरी बढ़ाने का काम किया था और अंग्रेजों ने मुसलमानों के मन में यह भरने की कोशिश की कि हिंदू उनका भला नहीं चाहते हैं और हिंदू मुस्लिम में लड़ाने का काम किया था। और इसके बाद जो है दोस्तों विभाजन करने की भी कोशिश की और बहुत तरीके से है जो है इन्होंने क्या किया, यहाँ के लोगों को ठगने का काम किया, इन लोगों को लड़ाने का काम किया। और जिसके बाद जो है बाद में क्या हो गया, 1912 में जब बंगाल विभाजन समाप्त किया गया तो मुसलमान भी इससे चोटिल हुए और 1916 में लखनऊ समझौता में कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने समझौता किया, उसी को लखनऊ समझौता कहते हैं और इन लोग मिल गए, जिसके कारण भारत सचिव और भारत के जो वायसराय थे इनको डर उत्पन्न हुआ, अंग्रेजी सरकार को डर उत्पन्न हुआ और इसी डर से 1919 अधिनियम लाना तो एकदम तय था। तो दोस्तों उसके बाद अगला पॉइंट आप बनाएंगे महात्मा गांधी का भारतीय राजनीति में पदार्पण। तो महात्मा गांधी का राजनीति में योगदान लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। तो आपको समझ में आ रहा होगा, यदि आप हिस्ट्री पढ़ते हैं तो क्लास 7-8 में ही पढ़े होंगे कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए हुए थे और 1915 में ये भारत आते हैं। तो जब ये भारत आते हैं, यहाँ की स्थिति को देखते हैं, यहाँ की स्थिति को भांपने में इनको लगभग 2 साल लगता है, भारत भ्रमण करते हैं और लास्ट में जो है ये राजनीति में क्या करते हैं, उतर जाते हैं। और जैसे ही ये राजनीति में उतरते हैं, यहाँ के लोगों के बीच एक राष्ट्रीयता की भावना प्रबल हो जाती है, राष्ट्रीयता का बीज अंकुर हो जाता है और ये जो है कहीं ना कहीं पूरे भारत में एक आंदोलन का रूप लेने वाला एक व्यक्ति जो है, एक सजग व्यक्ति के रूप में जो आगे आते हैं, आंदोलन रूप देते हैं। और इसके कारण भी कहीं ना कहीं अंग्रेज डरते थे, उन्होंने पहले ही देख चुका था कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी ने किस प्रकार से जो वहां सफलता हासिल की है और इसीलिए जो है दोस्तों इस प्रकार के अधिनियम लाने के लिए ये विवश थे, लाना पड़ा था इनको, ठीक है, मजबूरन लाना पड़ा था।
उसके बाद देखेंगे होम रूल आंदोलन। तो होम रूल आंदोलन भी मैंने आपको समझाया था कि 1915 में तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने जो है दोस्तों, किसने, एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। तिलक ने पूना में और एनी बेसेंट ने मद्रास में जो है स्थापना की थी। यहाँ डोर टू डोर हर एक घर का एक शासक, हर एक घर का एक व्यक्ति खुद का शासक होगा। अगर हर एक घर का एक व्यक्ति सोच ले कि हम शासक हैं तो भारत देश में अंग्रेज की स्थिति जो है लड़खड़ाने लगेगी। और इसी चीज से जो है, इसी आंदोलन से अंग्रेज घबरा गए और लास्ट में एनी बेसेंट को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। लेकिन हो जाता है कुछ उल्टा। यहाँ के नेता को यदि आप बंदी बनाएंगे तो भारत देश के लोग ऐसे ही निठल्ले थोड़ी ना बैठे हुए हैं, क्योंकि अब जो है इनके बीच जो है राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी और अब जो है ये क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे और यही विरोध प्रदर्शन होने लगा। और जिसके बाद जो है दोस्तों जरूरत पड़ा एक घोषणा की, जो घोषणा अभी मैंने आपको बताया था, मोंटेग्यू घोषणा। ठीक है, तो इस कारण से जो है दोस्तों मोंटेग्यू ने घोषणा की, कब की, 20 अगस्त 1917 को, याद रखिएगा। तो उसने ये घोषणा की कि क्राउन की यह नीति है कि भारत सरकार भी इससे पूर्णतया सहमत है कि शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों को अधिक से अधिक सहयोग प्राप्त कर साम्राज्य के अंतर्गत भारतवर्ष, अरे भाई कुछ भी लिखा हटा गोली मारो, बस आपको लिखना है कि इन्होंने क्या किया था, इन्होंने घोषणा की थी कि भारत में भारत के लोगों के लिए स्वशासन करने की छूट दी जाएगी। यानी कि पहला ऐसा एक निर्णय लिया गया जहां पे भारत का एक उत्तरदायी शासन का मांग जो है, जो हम लोग कर रहे थे, भारत देश के वासी कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं कंप्लीट होने वाली थी। तो इस घोषणा का एक अलग ही ऐतिहासिक महत्व है दोस्तों। ये आपके एग्जाम के लिए भी बहुत ज्यादा महत्व रखता है और कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो समझ में आ गया आपको। आशा करते हैं कि इसके पीछे का पूरा पृष्ठभूमि, इसके पीछे का पूरा कारण आपको समझ में आया होगा। तो चलिए अब समझते हैं कि आखिर थी क्या 1919 का जो अधिनियम था, उसमें क्या क्या बात बोला गया था, कौन कौन सी चीजें दी गई थी, कौन कौन सा प्रोविजन आपको मिली थी, यानी भारत देश के लोगों के लिए कौन कौन से नियम लाई गई थी। क्योंकि 1909 का अधिनियम पहले था तो वो बर्बाद कर चुका था ना, कहीं ना कहीं लड़खड़ा चुका था, भारत देश के लोग उग्र हो चुके थे। अब जो है इन्होंने क्या क्या चीजें लाई, तो उनकी प्रमुख धाराएं निम्नलिखित थी, वो लिखिएगा। तो सबसे पहला था दोस्तों कि जो भारत सचिव है, इतना लंबा चौड़ा दिख रहा होगा ना आपको, एकदम कोई दिक्कत नहीं, 4 मिनट 5 मिनट हमको लगेगा, आपको इजीली मैं बता दूंगा कि क्या है इसमें। तो भारत सचिव जो कि आप समझ ही रहे होंगे, जो कि इंग्लैंड में रहता था, तो इंग्लैंड की संसद के भारतीय शासन पर नियंत्रण था। तो भारतीय संसाधन पर जो नियंत्रण था उस पर कमी किया गया। किस प्रकार से, इसका जो कार्यकाल था या कार्यालय था, उसका जितना भी खर्च होता था वो ब्रिटिश राजस्व से नहीं आता था। ठीक है, कहां से आता था, भारतीय राजस्व से आता था। तो अब इसको बदल दिया गया क्योंकि ये लोग विरोध कर रहे थे। तो अब जो है क्या किया गया, ब्रिटिश राजस्व से ही भारतीय सचिव का खर्च लिया जाएगा, ये चीजें थी। दूसरा था दोस्तों कि जो एक नई पद लाई गई थी, एक नया पद लाया गया था, क्योंकि सबसे ऊंचा पद क्या था, ब्रिटिश क्राउन। उसके बाद ब्रिटिश परिषद का सबसे महान आदमी, सबसे मुख्य आदमी कौन था, भारतीय सचिव। तो भारत का जो सचिव था उसके जैसा ही एक और पद लाया गया, भारतीय उच्चायुक्त। और इसके कुछ अधिकार को, भारतीय सचिव के कुछ अधिकार को भारतीय उच्चायुक्त को दे दिया गया। बहुत सारी चीजों का खर्च जो है अब यही वहन करेगी, ऐसा दे दिया गया। इसके बाद जो है दोस्तों गवर्नर जनरल और गवर्नर के अधिकारों में वृद्धि की गई। ठीक है, उसके बाद जो है दोस्तों सांप्रदायिक चुनाव पद्धति अभी भी लागू थी। ठीक है, लेकिन सांप्रदायिक पद्धति जब यहां पे आई तो उसको क्या कर दिया गया, सांप्रदायिक पद्धति को फिर से लागू किया गया। यानी कहने का मतलब है, सॉरी दोस्तों, क्या था कि सांप्रदायिक चुनाव पद्धति किसने लाया था, मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम में ही हम लोगों ने देख लिया था ना कि वहां पे धर्म जाति के आधार पर चुनाव करना था। तो इस पर जो है रोक लगाने की मांग यहां के लोग कर रहे थे, लेकिन उसको स्वीकार नहीं किया गया। और आज भी जब 1919 अधिनियम लाया, अभी भी सांप्रदायिक चुनाव पद्धति चल रही थी। इसके बाद जो है दोस्तों केंद्र में क्या होगा, उत्तरदायी शासन लागू करना था, लेकिन इन लोगों ने केंद्र में उत्तरदायी शासन नहीं लागू किया, ये चीजें इसमें थी। उसके बाद गवर्नर जनरल और कार्यकारी परिषद जो थी उसमें भारत देश के जो सदस्य थे उसको बढ़ाया गया। इसके बाद जो है दोस्तों केंद्रीय विधानमंडल था, जो 1 सदन का था, उसको 2 सदन का कर दिया गया। अब राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा में बदल दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे चीजें थी, लेकिन इसमें सबसे अच्छा चीज किया गया था, प्रत्यक्ष चुनाव पद्धति लागू की गई थी। यानी डायरेक्ट जो है अब यहाँ पे इलेक्शंस होंगे, वो सारे चीजें सिस्टम यहाँ पे लाई गई थी। इसके अलावा जो है दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे ऐसे चीजें थी। तो इसके बाद जो हम देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे जो शासन व्यवस्था था, भारत का जो प्रशासन व्यवस्था था, उसको केंद्रीय विषय और प्रांतीय विषय में बांट दिया गया था। मतलब जो है केंद्र और प्रांत में बांट दिया गया था। अभी आपने देखा था ना
दो, ठीक है, दो सदन देखे थे, तो यही दो सदनों के हिसाब से तो केंद्रीय विषय में सुरक्षा, विदेश मामले, राजनीतिक संबंध और वित्त आते थे, और प्रांतीय विषय में चिकित्सा, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सफाई, शिक्षा आती थी। इस तरीके से यदि आप चार्ट बनाते हैं तो दोस्तों आपका नंबर बिल्कुल भी नहीं कटने वाला है, नंबर इंक्रीज होगा। टीचर जो है इस इनोवेटिव आइडिया को देखकर जो है कहीं ना कहीं खुश होने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीका से भी आप कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस किस प्रकार से यहाँ पे प्रोविजन दिए गए थे, और एक सबसे महत्वपूर्ण प्रोविजन जो इसमें लाया गया था वो था दोस्तों द्वैध शासन। तो द्वैध शासन मतलब होता है दोस्तों कि दोहरा शासन, यहाँ पे दो सरकारें काम करेंगी, उसको द्वैध शासन कहते हैं। तो ये जो द्वैध शासन था वो प्रांतों में लागू किया गया था। तो एक चीज याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन किसके शासन काल में या कौन से अधिनियम में था? तो भारत शासन अधिनियम 1919 में, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम 1919 में था। और जो है दोस्तों एक केंद्र में भी द्वैध शासन है, जो इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे, वो आपको आगे के वीडियोज में समझ में आने वाली है। तो द्वैध शासन के बारे में यहाँ पे ज्यादा नहीं लिखना है, लिखना है कि प्रांत में जो है दोस्तों द्वैध शासन के हिसाब से, द्वैध शासन प्रणाली के हिसाब से इसको दो भाग में बांटा गया था, एक था संरक्षित विषय और एक था हस्तांतरित विषय। बस इतना ही लिखना है द्वैध शासन में, जब आप भारत सरकार अधिनियम के प्रोविजन लिखते हैं। लेकिन जब इसके द्वैध शासन अधिनियम के अलग से जो है एक वीडियो जब आप देखेंगे, क्योंकि ये जो है 15 नंबर क्वेश्चन में अलग से ही पूछ दिया जाता है कि द्वैध शासन प्रणाली थी क्या और ये असफल क्यों रही, इसके दोष और गुण बताएं, ठीक है। तो इसके लिए जो है दोस्तों आपके लिए अलग से वीडियो दिया जाएगा। 1900 अधिनियम के अंदर अगर आप लिखते हैं तो 2-4 लाइन लिख रहे हैं, 5 लाइन लिख रहे हैं, काफी है, ठीक है। तो 1900 अधिनियम का मूल्यांकन कर लेते हैं अब, ठीक है। तो 1900 अधिनियम का मूल्यांकन में कुछ गुण हैं, कुछ दोष हैं, तो आपको सब कुछ पता है। गुण क्या था कि दो सदन वाली जो केंद्र सभा थी, ठीक है, और उसकी स्थापना की गई, दो सदन कर दिया गया, यानी कि एक संविधान जो अच्छा तरीका से चलना चाहिए वैसी स्थिति यहाँ लाई गई। उसके बाद जो है लोगों को मताधिकार का अधिकार दिया गया, जिसके बाद जो यहाँ के लोगों में राष्ट्र चेतना जागृत हुई। इसके बाद जो है दोस्तों इसमें उत्तरदायी प्रशासन चलाने का पहला अवसर दिया गया, यानी स्वशासन का अवसर दिया गया ना। चौथा क्या था दोस्तों? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली लाई थी। पांचवा क्या था कि भारत सचिव का खर्च जो है भारतीय राजस्व से नहीं दिया जाएगा। छठा क्या था दोस्तों कि भारत सचिव का अधिकार में कमी किया गया और नया पद लाया गया भारतीय उच्चायुक्त, ठीक है दोस्तों। अब इसके दोष को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। दोष में तो बहुत सारे दोष थे, जैसे कि केंद्र में उत्तरदायी शासन अभी भी लागू नहीं हुई थी। उसके बाद जो दोस्तों इस अधिनियम में सांप्रदायिकता को, यानी कि जाति विवाद को ज्यादा जो है क्या दिया गया था, मनोबल बढ़ाया गया था। अगला जो है दोस्तों इसकी आर्थिक स्थिति जिस समय यहाँ अच्छी नहीं थी, यहाँ पे रॉलेट एक्ट, जालियांवाला बाग हत्याकांड जैसे स्थिति मजबूत हो रही थी, और उसी समय जो है दोस्तों यहाँ पे द्वैध शासन प्रणाली लाना अच्छा नहीं था, क्योंकि द्वैध शासन प्रणाली की जो है सबसे गंदी बात थी कि दोस्तों इसमें जो संरक्षित विषय थे उसमें कुछ ऐसे विषय थे और जो हस्तांतरित विषय थे उसमें कुछ ऐसे विषय थे कि दोनों एक दूसरे से कनेक्ट रखते थे, फिर भी अलग कर दिया गया था। जैसे दोस्तों सिंचाई व्यवस्था को हस्तांतरित विषय में रख दिया है, तो संरक्षित विषय में दोस्तों कृषि को रख दिया है। तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ थी ना, कृषि और सिंचाई तो एक दूसरे से मैच करती है, लेकिन ये गड़बड़ हो रही थी। तो ऐसी ऐसी चीजें जो है इसमें लाई गई थी, इसके कारण जो है इसके दोष में जो हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना ही था इस वीडियो में, मिलते हैं आगे के वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए बाय। लेकिन हाँ दोस्तों, अगला वीडियो आने वाला है द्वैध शासन प्रणाली में और उसके असफलता के कारण में, लोगों ने इसका विरोध क्यों किया उसके कारण में। तो अगला वीडियो देखने के लिए यदि आप हमारे लिए मौजूद हैं तो दोस्तों अगला वीडियो भी आपके सामने हम जरूर बहुत जल्द लाने वाले हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच।